हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा कि पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, 2-3 दिन नहीं, शायद 3-4 दिन हो गए। तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, बिकॉज इस टाइम अभी 26 जनवरी थी तो कॉलेज में थोड़े से बिजी थे, और साथ में ही बच्चों एग्जाम है, तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए क्षमा चाहेंगे। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी बच्चों से पहले यही कहेंगे हम कि अपनी एनसीईआरटी लाइए, अपना नोट्स लाइए और मेरे साथ स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और है तो पूरे 2.5 पेज 3 पेज में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों कि इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है और पूछी जाती है, क्योंकि और ये जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और आएगा आपके पेपर में या नहीं, क्योंकि पूरे यूपी में 7 पेपर बनते हैं, तो उसमें से किसी में भी आता है और आएगा पक्का। ठीक है, आएगा किसी में, हो सकता है आप में आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। तो हेडिंग हमारी कौन सी है, आपके एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी। वो हेडिंग है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, यानी कि डीएनए अंगुली छापी। ये हेडिंग क्यों है, मतलब क्यों का मतलब, ये हेडिंग केमिस्ट्री में भी है और यहां पर भी है, तो यहां पढ़ेंगे, दोनों जगह काम चलेगा हमारा। लेकिन उससे पहले बच्चों हम बताएंगे छोटी सी कहानी के साथ, उसके बाद हेडिंग में कंटिन्यू होंगे। देखिए इसकी जरूरत क्या पड़ी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हर रोज अपराध होते रहते हैं। तो पहले हुआ करता था, उसमें क्या होता था कि जो अपराध होता था तो उसमें जो पुलिस या जो भी कुछ मतलब सीबीआई वगैरह होते थे, तो जो भी घटना स्थल होता था जहां पर अपराध हुआ है, उस वाले प्लेस पर वो जाते थे, और किसी का पैर का निशान या किसी का सूस छूट जाता था, या फिर किसी जिस पर शक होता था उसका मतलब पंजे का निशान, कुछ भी, मतलब हाथ, ये जो हाथ के रेखाएं हैं वो आपकी और हमारी सबकी अलग अलग होती हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया में कर सकते हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था एक दूसरे में। तो यहां से इजाफा नहीं, मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं यहां से इजाद हुआ किसका, फिंगर प्रिंटिंग का, सॉरी फिंगर प्रिंटिंग का इजाद, डीएनए का नहीं। केवल हमने क्या बोला, फिंगर प्रिंटिंग का। यानी आज से मतलब अगर हम कहें कि हमारी 19वीं शताब्दी की बात अगर हम करें, तो उस दौरान जो है ये जो फिंगर प्रिंटिंग वाला सिस्टम था वो यही था कि नॉर्मल कि कहीं पर अगर कुछ हुआ है तो पुलिस या सीबीआई जो भी कुछ था वहां जाते थे, और जाने के बाद घटना स्थल पे जो भी उनको निशान मिलते थे, चाहे वो हाथ के मिल जाए, चाहे वो पैर के मिल जाए, सूज मिल जाए, ठीक है, तो जिस पर शक होता था उनके हाथों की प्रिंटिंग ली जाती थी। और जैसे कोई कहीं पर लड़ाई करने गया है, मतलब मारने गया है किसी को, तो वहां पर वो किसी न किसी चीज को तो टच ही करेगा, क्योंकि पहले के लोग जो थे वो इसी तरीके से, मतलब उतना ज्यादा जैसे जैसे पकड़ते गए, जो मतलब जो गुंडे मवाली थे, जब वो पकड़ाने लगे तो वो थोड़ा से अपने आप को इवॉल्व किए, मतलब थोड़ी सी सुरक्षित तरीके से वो जाना स्टार्ट किए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे वो कहते हैं ना कि आप डाल पे चलिए और हम पत्ते पर चलेंगे, वही हुआ। तो बच्चों हुआ क्या कि पहले जब कहीं पर अपराध होता था, पहले कभी, तो वहां पर जो अपराधी होता था, जब वहां पर अपराध करने जाता था तो उसके हाथ में ग्लव्स वगैरह, क्योंकि उस समय ग्लव्स वगैरह नहीं थे, या थे भी तो बहुत ही कम रहे होंगे, अपराधियों के पास वहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो वो जो अपराध करने वाले थे, तो वहां पर जब वो जाते थे तो उस दौरान वो किसी चीज को टच करते थे अपने हाथों से, चाहे वो किसी बर्तन को टच कर लिए, चाहे किसी जगह पर टच कर लिया, और टच करने की वजह से उन हाथों के निशान पड़ जाते थे वहां पर। ये जो रेखाएं हैं, हाथों के निशान नहीं, जैसे आप कहेंगे सर यहां पर हमने अपना हाथ रख दिया, और आप कहेंगे सर आपका हाथ का निशान नहीं, जी नहीं, आपको देखने में लग रहा है कि मेरे हाथ का निशान यहां पर नहीं है, लेकिन रियलिटी में मेरे हाथ की रेखाएं यहां पर छप चुकी हैं। तो पहले ऐसे ही हुआ था, जहां पर अपराध होता था, वो जो प्लेस होता था, उस वाले प्लेस पर ऐसे ही जो कुछ भी उनको मतलब वहां पर चेक करते थे लोग कि किसी का प्रिंटिंग मिल रहा है, हाथ का, पैर का, सूज मिल जाए तो नहीं, ठीक है, इस तरीके से। और जिन पर शक होता था उन्हीं का प्रिंटिंग लिया जाता था, जिससे अपराधी का पता चलता था। ये तो रही बात पहले के समय में। लेकिन आज, और इसलिए उसका नाम पड़ा क्या, फिंगर प्रिंटिंग, यानी जो फिंगर्स हमारे हैं इस पर प्रिंट जहां पर रखते हैं वहां पर प्रिंट हो जाता है, और उसी का हम कॉपी करते हैं और देखते हैं कि मैच कराते हैं कि किसका मैच कर रहा है। जो जिसका मैच कर गया इसका मतलब अपराध स्थल पर वो था, और जब वो वहां पर था तो इसका मतलब अपराधी वही होगा। तो ये बात कुछ जगह पर सही भी होती थी, कुछ जगह पे गड़बड़ भी होने लगी। तो बाद में धीरे धीरे अपराधी भी बड़े चालाक हो गए, वो ग्लव्स का यूज करने लगे, और ग्लव्स अगर कोई पहन लेगा तो पक्का है उसके हाथ के निशान तो पड़ने ही नहीं है ना। और जैसे जैसे अपराधी चालाक होता गया वैसे वैसे साइंस भी चालाक हुआ, क्योंकि साइंस ने इजाफा किया, मतलब बनाया या खोजा कर सकते हैं किसको, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को। ठीक है बच्चों,
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नाम तो फिंगरप्रिंटिंग का वैसे ही वैसे है, लेकिन यहां पर बात आ गई डीएनए को। ये एक कह सकते हैं साइलेंट विटनेस बोला जा सकता है, क्योंकि ये कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो मिला है उस वाले प्लेस पर तो पक्का है कि वो अपराधी वहां गया था, वही अपराधी गया था। और हमारा डीएनए, आपका डीएनए, जैसे हाथों की प्रिंटिंग अलग होती है, वैसे डीएनए भी थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। आप सभी को पता है कि 99.9% डीएनए हम सभी का सेम है ना? अभी हम पढ़कर आए हैं, किसी को शक नहीं ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि 99.9% डीएनए खंड हमारा आपका सबका एक जैसा है, लेकिन जो 0.01%, ठीक है, 0.01% जो डिफरेंट है ना, वही डिसाइड करता है कि हम और आप क्या हैं, अलग हैं। और वहीं से जो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर हम पता लगाते हैं कि हम और आप में क्या क्या चीजें अलग होती हैं। तो बच्चों हेडिंग स्टार्ट करते हैं। अब तक तो रही कहानी की बात, और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि हमारे और आपके डीएनए खंड की बात अगर करें हम, हमारा और आपका डीएनए खंड, अगर दो लोगों पर शक है, पुलिस को या सीबीआई को, तो उस दौरान दो लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना अगर देखा जाए तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आधार पर बड़ा महंगा पड़ता था, है ना? बड़ा महंगा पड़ेगा ही, क्योंकि एक डीएनए खंड को पढ़ने में कितने साल लग गए, कितना पैसा लग गया, आप तो जानते हैं इतनी बात को। तो क्या, क्योंकि आप ये सबको पता है कि 3 बिलियंस क्या है हमारे पास, बेस पेयर है, और सबको पता लगाना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग, जैसे किसी घटनास्थल की बात, आज के डेट की बात करते हैं, कहीं पर अपराध हुआ, उस अपराध पर हमें सेल मिली, सेल के अंदर से हमने डीएनए अलग किया, और उस डीएनए अलग करने के बाद उसके डीएनए को पढ़ा जाए, उसके बाद जिस पर शक है उसके डीएनए को निकाल के पढ़ा जाए, तो काफी लंबा समय लगता था। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम एलेक्स जेफरे है, उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक अच्छा सा, है ना, एक बहुत ही सिस्टमैटिक और कम समय में पता लगाने वाला एक तकनीक ही डेवलप किया, और बताया उन्होंने, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे ये, ठीक है, और उसके आधार पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जानेंगे। और अब होती है बच्चों आज की हेडिंग स्टार्ट, यानी अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो कहानी थी। मतलब कहानी ये थी कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसका नाम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे पड़ा। पहले तो इसका नाम फिंगरप्रिंटिंग ही था, क्योंकि पहले हाथों के पंजे, पैर के पंजे से पता लगाते थे। बाद में डीएनए के लेवल पे, यानी डीएनए पर, हमारे डीएनए और आपके डीएनए में थोड़ा सा अंतर होता है, उसी अंतर को पहचानने में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों इस पूरे 2 पेज में, यानी जो आपके एनसीईआरटी में 2 पेज है, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर हम उसकी हेडिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों पुनरावृत्त डीएनए खंड की, यानी जो हेडिंग होगी हमारी, सबसे पहले हम कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे? पुनरावृत्त डीएनए खंड, पुनरावृत्त डीएनए, इंग्लिश में रेपिटेटिव डीएनए, ठीक है। तो बच्चों पुनरावृत्त डीएनए खंड किसे कहते हैं? अब ये बात ध्यान से समझिएगा, एक लाइन का डिफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पुनरावृत्त डीएनए खंड किसको कहेंगे? सिंपल सा है, डीएनए खंड पर, जैसे कोई डीएनए खंड है, ये डीएनए खंड है, ठीक है, डीएनए खंड पर कुछ अनुक्रम बार बार दोहराए गए हों, यानी डीएनए खंड पर कुछ अनुक्रम बार बार दोहराए गए हों। वो अनुक्रम कौन से हो सकते हैं? ATGC, सपोज दैट ATTGGC, यही है। जैसे एग्जांपल दे देते हैं ATTGGC, जैसे ये कोई अनुक्रम है, ठीक है, ये बार बार दोहराया गया हो, तो इसी खंड को क्या बोलते हैं? पुनरावृत्त डीएनए, यानी रिपीटेटिव डीएनए खंड, ठीक। अब आप लोगों को कोई दिक्कत होगी इसमें? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों, हमने क्या बोला? पुनरावृत्त डीएनए खंड किसको बोलेंगे? सिंपल सा है, यानी डीएनए के छोटे से खंड, यानी कोई अनुक्रम, डीएनए का कोई भी अनुक्रम जो बार बार दोहराया गया हो, उसी को क्या बोलते हैं? पुनरावृत्त डीएनए खंड। नाम से ही समझ जाइए, पुनरावृत्त यानी बार बार उसको क्या किया गया हो? दोहराया गया हो, है ना। इंग्लिश से कुछ अच्छा क्लियर हो रहा है, रिपीटेटिव डीएनए, है ना, रिपीट किया हुआ डीएनए खंड। तो समझ गए आप लोग? क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन? एक लाइन का है, क्या होगा? यानी डीएनए खंड का, डीएनए खंड पर कुछ ऐसे अनुक्रम, डीएनए खंड पर कुछ ऐसे अनुक्रम जो बार बार दोहराए गए हों, उस डीएनए खंड को क्या बोलेंगे, या उस अनुक्रम के खंड को क्या बोलेंगे? पुनरावृत्त डीएनए बोलेंगे। जैसे ATGC यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये चीज क्या है? ये बार बार दोहराई गई बच्चों। जब बार बार दोहराई गई है तो इसी को क्या बोला जाता है? पुनरावृत्त डीएनए खंड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पुनरावृत्त डीएनए खंड है वो कभी कभार क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों के पूरे डीएनए पर फैले होते हैं। हमारा 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, हाँ, मतलब सब पर वो फैले होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोगों में होता क्या है कि ये पुनरावृत्त डीएनए खंड एक ही जगह पर होते हैं, ठीक है। जब पुनरावृत्त डीएनए खंड
जैसे ATTGGC ये है, फिर से आ जाए ATTGGC, फिर से आगे क्या ATTGGC, ऐसे लगातार हो, ठीक है, लगातार रिपीट किया गया हो तो इसको बोलते हैं, मतलब यही डीएनए खंड बार बार रिपीट किया गया हो, इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टेंडम, ठीक है, टेंडम, इसका नाम क्या पड़ता है। यानी कि जब एक छोटा सा खंड, पहले बात तो ये पुनरावृत्त डीएनए खंड कभी कभी होता है, कुछ लोगों में होता है, पूरे डीएनए पर फैला होता है, कहीं पर किसी में यहां, किसी में दूसरी जगह पर, ऐसे ऐसे फैला होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, कुछ लोगों में ऐसा होता है, कभी कभार नहीं बोलेंगे, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ये जो पुनरावृत्त डीएनए खंड है वो एक ही जगह होता है, एक ही, मतलब कि यहीं से स्टार्ट हुआ और यहां तक लगातार है या यहां तक लगातार है। यहां पर देखिए दूर दूर तक फैला है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक लगातार है, कौन, ये पुनरावृत्त डीएनए खंड, ठीक है, लगातार है। तो इसके लिए जो शब्द यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, टेंडम। क्या बोला जाता है बच्चों, टेंडम बोला जाता है। क्लियर है इतना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है। और इस टेंडम को सबसे पहले कहां देखा गया था, सैटेलाइट डीएनए में देखा गया था। किसमें, सैटेलाइट डीएनए, यानी कि आप लोगों को क्रोमोसोम याद है, क्रोमोसोम ये, क्रोमोसोम ये, और इस क्रोमोसोम पर अलग से ऐसे खंड लगे होते हैं, इसी को सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोला जाता है। क्लास 11 में पढ़े होंगे आप लोग। तो सबसे पहले इन खंडों को किसमें देखा गया था, सैटेलाइट गुणसूत्र में देखा गया था, है ना, सैटेलाइट, या बोल सकते हैं डीएनए में देखा गया था। तो इसीलिए इस खंड का नाम सैटेलाइट भी पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बता रहे हैं, एनसीईआरटी में बच्चों क्लियर नहीं है और उस चीज को हम यहां पर डिकोड कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहे हैं, हम ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या बोला कि जो ये पुनरावृत्त डीएनए खंड है वो पूरे डीएनए पर भी फैले हो सकते हैं, या फिर ये पुनरावृत्त डीएनए पूरे डीएनए पे फैलकर मतलब पूरे डीएनए पे ना होकर किसी एक स्थान पर लगातार हो सकते हैं। जब वो एक ही स्थान पर लगातार होते हैं तो उसको, इसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, टेंडम शब्द यूज किया जाता है। अब इस टेंडम को सबसे पहले कहां देखा गया था, सैटेलाइट डीएनए में देखा गया था। सैटेलाइट डीएनए कौन है, यानी यहां पर जो सैटेलाइट गुणसूत्र होता है उसी में होता है ना, तो सैटेलाइट डीएनए में देखा गया था। इसलिए इस पुनरावृत्त डीएनए खंड के लिए जो शब्द यूज करते हैं, सबके लिए जो शब्द यूज करेंगे बच्चों, वो क्या होगा, सैटेलाइट, जिसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों क्या, अनुसंगी डीएनए, ठीक है, अनुसंगी डीएनए, अनुसंगी डीएनए। अब तो आई थिंक हमें समझ में आ गया होगा कि आपको समझ में आ गया है ना। यानी पुनरावृत्त डीएनए खंड को ही बोला जा रहा है अनुसंगी डीएनए। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले इसको देखा कहां गया था, कहां देखा गया था, सैटेलाइट डीएनए में देखा गया था। हालांकि ये हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम में भी होते हैं, ठीक है, देखा सबसे पहले गया था वहां पर, इसलिए उसका शब्द क्या यूज किया गया, सैटेलाइट यानी अनुसंगी शब्द यूज किया गया। ये जो अनुसंगी डीएनए होते हैं वो अलग अलग लोगों में अलग अलग होते हैं, यानी कुछ में कम होते हैं, कुछ में ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रोटीन को बनाते नहीं है। अनुसंगी डीएनए जो होता है वो किसी भी प्रोटीन को बनाने में, मतलब उसका कोड नहीं है, कोई भी जीन मतलब एक्सप्रेस करने वाला कोडान नहीं है। यहां पर उत्परिवर्तन की वजह से बार बार डिफरेंस आते रहते हैं, ठीक है। तो अनुसंगी डीएनए कई प्रकार के होते हैं, कुछ मतलब जहां पर संख्या कम होती है उसको हम मिनी मैक्रो सैटेलाइट बोल सकते हैं, मिनी सैटेलाइट बोल सकते हैं, ठीक है, मिनी सैटेलाइट। और जहां पर थोड़े से ज्यादा संख्या में होंगे उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे, मैक्रो सैटेलाइट शब्द यूज करेंगे। और जहां पर और भी अधिक संख्या में होंगे उसके लिए हम मैक्रो सैटेलाइट शब्द का यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने क्या बोला कि जब डीएनए, जो पुनरावृत्त डीएनए है वो पूरे डीएनए पे, सॉरी पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम, ठीक है, आगे यहां पर आप अनुक्रम भी बना लीजिए, अनुक्रम, ठीक, ये बेटर होगा। यानी पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम जो है वो कभी कभी पूरे डीएनए खंड पर फैले होते हैं और कभी कभी जो होते हैं वो लगातार होते हैं। जब वो लगातार होते हैं तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, टेंडम। और टेंडम को सबसे पहले कहां देखा गया था, सैटेलाइट डीएनए में देखा गया था, इसलिए टेंडम के लिए जो शब्द यूज किया गया, सैटेलाइट शब्द यूज कर लिया गया, यानी हिंदी में अनुसंगी कहते हैं, ठीक है। और ये सैटेलाइट जो है यानी अनुसंगी डीएनए वो कई प्रकार के हो सकते हैं, डीएनए अनुसंगी डीएनए अनुक्रम बोलेंगे इसको, ठीक है, अनुक्रम, यहां पर भी अनुक्रम, सैटेलाइट अनुक्रम बोलेंगे, ठीक है। ये सैटेलाइट अनुक्रम अलग अलग लोगों में अलग अलग होते हैं। जहां पर इनकी संख्या कम होती है उसके लिए हम बोलेंगे, यानी सैटेलाइट डीएनए का जो अनुक्रम का जो संख्या अगर वो कम है तो उसके लिए हम मिनी सैटेलाइट, अगर थोड़े से और अधिक है तो मैक्रो सैटेलाइट, और अगर और भी ज्यादा अधिक है तो मैक्रो सैटेलाइट के नाम से जानेंगे बच्चों। समझ गए,
समझ गए? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे सैटेलाइट यानी अनुषंगी डीएनए कौन है। ठीक है, यही रिपीट जो पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम है जब एक जगह पर होता है उसको टेंडम बोलते हैं। और इसको सबसे पहले टेंडम को देखा गया था सैटेलाइट डीएनए में। जब सैटेलाइट डीएनए में देखा गया था तो इस टेंडम के लिए शब्द यूज कर लिया गया क्या? सैटेलाइट, जिसकी हिंदी क्या है? अनुषंगी। ये अनुषंगी डीएनए अनुक्रम जो होता है अलग अलग यानी बहुरूपता होती है इसकी, यानी अलग अलग अनुक्रम होते हैं। कुछ में एटीजीसी हो सकता है कि 100 बार हो, और जो ATTGGC हो सकता है 2000 बार हो। ठीक है, और ATGC या फिर ATTG ऐसे करके जो हो वो हो सकता है 500 बार हो। तो अलग अलग है ना, कोई 500 बार है, कोई 100 बार है, कोई जो है 2000 बार है। तो जो 100 बार होगा उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? मिनी सैटेलाइट। और जो माइक्रो सैटेलाइट हो वो थोड़े से अधिक के लिए यूज करेंगे, और जो सबसे ज्यादा होगा उसके लिए कौन सा क्या यूज करेंगे? मैक्रो सैटेलाइट यूज करेंगे। आई थिंक एक बात समझ में आ गई। ठीक है, और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सैटेलाइट डीएनए अनुक्रम है, मतलब जो ये अनुषंगी डीएनए है, वो हम में आप में अलग अलग होता है। हम में और आप में अलग अलग होता है, इसलिए बहुरूपता बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुरूपता मतलब हमारे और आप में क्या है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे ATTGGC ये जो है हमारे डीएनए में हो सकता है 200 बार हो, आपके डीएनए में हो सकता है 100 बार ही हो सकता है तीसरे के डीएनए में 500 बार हो। तो क्या हुआ? सैटेलाइट डीएनए अनुक्रम जो है वो क्या हो गया? अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, हो गया ना। और हमें पता होना चाहिए कि जो सैटेलाइट डीएनए का जो खंड होता है वो माता और पिता दोनों लोगों से अलग अलग आता है ना। अलग अलग आता है तो फिर अलग हो ही जाएगा, सिंपल सा मतलब है। तो सबसे पहली बात है बच्चों कि ये इस डीएनए खंड को हम लोग देखेंगे और किस प्रकार से ये अनुक्रम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका क्या रोल है बच्चों, ये हमें पता चलेगा अभी कुछ ही समय में। पहले हम इसको क्या करेंगे? मिटाते हैं, और मिटाने के बाद फिर से देखेंगे कि हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हेडिंग है वो क्या है ना, किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि है, क्या करेंगे। तो चलते हैं, मिटाते हैं इसको। आई थिंक ये पुनरावृत्ति और सैटेलाइट यानी अनुषंगी, ये सारी चीजें आपको क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी, है ना। तो अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली हेडिंग की तरफ, और हमारी अगली हेडिंग कौन सी होगी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। पुनरावृत्ति और सैटेलाइट डीएनए अनुक्रम तो आप लोग जान ही चुके होंगे। नहीं जाने, अगर तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो बच्चों तो आप थोड़ा सा मतलब वीडियो फिर से एक बार देख लीजिएगा। आई थिंक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। हेडिंग कौन सी होगी हमारी? डीएनए अनुक्रम, डीएनए अंगुली छापी, अंगुली छापी, डीएनए अंगुली छापी की बात करें, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंपॉर्टेंट हेडिंग है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी? डीएनए की जरूरत होगी। और डीएनए की जरूरत मतलब वो कहां से हमें मिलेगा? किसी का डीएनए रैंडमली तो निकाल के नहीं चेक कर सकते। तो सबसे पहले घटना स्थल पर, यानी जिस स्थान पे कोई वारदात हुई है, किसी का हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वहां से हमें कुछ सेल मिल सकती है। जैसे हेयर हमें मिल सकता है ना, बाल। ठीक है, हमको बाल मिल सकता है, या फिर स्पर्म मिल सकता है, ठीक, या फिर लार मिल सकता है, ठीक। और उसके बाद ब्लड मिल सकता है। ब्लड में कहां से हम निकालेंगे? WBC, ठीक है। आरबीसी में तो होता नहीं है, प्लेटलेट्स और आरबीसी को छोड़ के हम किसी ब्लड के किसी भी सेल से हम क्या निकाल सकते हैं? डीएनए निकाल सकते हैं। और भी सारी चीजें, बोन्स हो सकती है, ठीक है, बोन भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो हमें घटना स्थल से अगर कुछ भी इनमें से मिल जाए तो हमें पता चलेगा कि अपराधी कौन है वहां पर, या कौन गया था वहां पर। ठीक है, अभी हम उसका एक ग्राफ भी बनाएंगे और आपसे पूछेंगे भी कि इनमें से अपराधी कौन है, और आप इसका सही सही आंसर देंगे, हमें पता है। तो डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेथड है बच्चों, उसको हम एकदम सिंपल वे में समझाते हैं कि इसकी क्रियाविधि क्या होती है, मतलब कैसे काम किया जाता है। तो क्रियाविधि की बात करें सबसे पहले तो ये कि इसको किसने बताया था। तो इनका नाम तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन बना है बच्चों। ये इनका नाम है एलेक जेफ्रेस, ठीक है, एलेक जेफ्रीज या जेफ्रेस कुछ लोग बोलते हैं, आप लोग जेफ्रीज याद रखिए। एलेक जेफ्रेस नाम के वैज्ञानिक ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले बताया। इन्होंने कहा कि अगर हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानना है तो हमें ये काम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना होगा इसके बारे में बताते हैं बच्चों, ठीक है। तो एलेक जेफ्रे ने सबसे पहले जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, जो अनुषंगी डीएनए था, अनुषंगी यानी सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, सैटेलाइट डीएनए को ही अनुषंगी डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो एलेक जेफ्रे ने सैटेलाइट डीएनए का प्रयोग किया किस रूप में? प्रोब के रूप में बच्चों। प्रोब क्या मतलब? हमें
जो नाइलॉन शीट होगी या जो पेपर होगा उस पे छोटे छोटे खंड दिखाई देंगे, अभी हम आपको बताएंगे उसको। तो इसी सैटेलाइट डीएनए को प्रोब के रूप में यूज किया, और ये सैटेलाइट डीएनए आप में और हम में क्या है, अलग अलग है। आप में हो सकता है 100 बार हो कोई एक डीएनए अनुक्रम, और हम में क्या हो 200 बार हो, तो ये हम में और आप में क्या है, अलग अलग है। और इसका यूज एलेक्स जेफरीज में किस रूप में कर लिया, प्रोब के रूप में। अच्छा बताइए, आप में अलग है हम में अलग है, तो बताइए पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? आप भी अलग है हम भी अलग है। घटनास्थल पे अगर हम मेरा वाला मिल गया आप वाला मिल गया तो कोई अपराधी तो पकड़ा जाएगा ना। तो वही चीज है, यानी एलेक्स जेफरीज ने जो सैटेलाइट डीएनए को प्रोब के रूप में यूज किया। और ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये कई मतलब अलग अलग प्रकार का होता है। तो जब अलग अलग प्रकार का होता है सैटेलाइट डीएनए आप में और हम में, तो इसको VNTR बोलते हैं, VNTR, ठीक है, VNTR। और इसकी साइज अलग अलग हो सकती है। कितनी हो सकती है? 0.1 से लेके 20 किलो बेस तक हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए बच्चों, क्योंकि ये कई बार मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन बना है कि VNTR की साइज कितनी हो सकती है। तो 0.1 से 20 किलो बेस हो सकती है या होती है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एलेक्स जेफरे, मतलब अगर डीएनए उंगली छापी यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करनी हो तो इसके लिए हमें डीएनए चाहिए। और डीएनए हमें कहां पर मिल सकता है? घटनास्थल पर जहां पर अपराध हुआ है वहां पर किसी का हेयर मिल सकता है, स्पर्म मिल सकता है अगर बलात्कार का केस है, लार मिल सकता है, ब्लड मिल सकता है। और ब्लड में किसको हम यूज करेंगे? WBC से निकालेंगे डीएनए को, क्योंकि आरबीसी और प्लेटलेट्स में तो डीएनए मैच्योर आरबीसी और प्लेटलेट्स में होता नहीं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम WBC का यूज करेंगे या फिर अदर सेल का यूज कर सकते हैं जो WBC के टाइप में आते हैं, ठीक है। और या फिर बोन हमें मिल जाए तो वहां से हम डीएनए निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? सबसे पहले एलेक्स जेफरे, इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं ये। और एलेक्स जेफरे ने कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बताया? तो जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं यानी अनुषंगिक जो डीएनए होते हैं उसका यूज उन्होंने किस रूप में किया? प्रोब के रूप में किया। प्रोब मतलब जो सैटेलाइट डीएनए आप में और हम में क्या है, अलग अलग हैं, बस इसको क्या किया, जो अलग अलग खंड हैं उसी को उन्होंने प्रोब के रूप में यूज किया बच्चों। और सैटेलाइट डीएनए एक तो होते नहीं है, जैसे ATT GGC ये आ गया, हमें 100 बार है। फिर एक और अनुक्रम आ गया ATGC जो 200 बार है। ऐसे ATT GGCCC ऐसे जो है वो हमें 200 बार है। मतलब कि जो पुनरावृत्त डीएनए है वो हमारे पास ही वो अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के हैं। जब अलग अलग टाइप के हैं तो उसके लिए जो शब्द यूज करते हैं बच्चों वो क्या होता है? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। यानी कि जो पुनरावृत्त डीएनए खंड का अनुक्रम है वो हमारे पास करीब वो कितने टाइप का है? 10 टाइप का है, 15 टाइप का है। और आप में भी हो सकता है 10-15 टाइप का है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो वही हम बता रहे हैं कि जो सैटेलाइट डीएनए है वो एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का होता है। एक ही व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का, 10 प्रकार का, 15 प्रकार का हो सकता है। उसके लिए क्या यूज करेंगे शब्द हम? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, जिसका आकार हम में और आप में क्या होता है? अलग अलग होता है। और जैसे VNTR का आकार कितना हो सकता है? 0.1 से लेकर 20 किलो बेस तक हो सकता है, ठीक है। ये अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। आई थिंक बच्चों ये समझ में आ गया। अब हम समझेंगे बच्चों इसकी क्रियाविधि क्या है, ठीक है। इसकी क्रियाविधि मतलब कैसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। तो क्रियाविधि की बात करें बच्चों तो क्रियाविधि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम इसमें हाँ एक पॉइंट हमने यहां पर बताना भूल गए बच्चों। एलेक्स जेफरे ने सैटेलाइट डीएनए यानी को प्रोब के रूप में यूज किया, यानी जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट था इसका इन्होंने प्रोब के रूप में क्या किया? इसका यूज किया। और इसका यूज इससे पहले किया गया था कहां? सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन के रूप में भी किया जा चुका है। सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यानी डीएनए को एक शीट पर उतार लेना, तो इसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या होता है? अलग अलग होता है, जिसके बारे में हम आगे मतलब जब हम बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पर समझ में आएगा बच्चों बहुत ही अच्छे से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और भी अच्छे से वहां पर क्लियर हो जाएगी बच्चों। तो इसके क्रियाविधि की बात करें बच्चों तो क्रियाविधि में सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई? जो भी सेल हमको मिल रही है उस सेल से क्या करना है? हमको डीएनए को अलग करना है, ठीक है, डीएनए को अलग करना है, ठीक है, डीएनए को अलग करना है। सबसे पहला काम तो यही कि सेल हमें मिली तो उस सेल को डीएनए उस सेल में उपस्थित डीएनए को क्या करना है? अलग करना है। मेरी बात ध्यान से समझिए। जैसे कहीं पर अपराध हुआ है, उस अपराध वाले प्लेस पे हमें कोई सेल मिली, तो जो सेल मिली है हमको उस सेल से हमें पहले डीएनए अलग करना पड़ेगा ना, तो डीएनए को अलग करना पड़ेगा। और दूसरे पॉइंट पर डीएनए जो है वो काफी लंबी श्रृंखला होती है उसकी 2.2 मीटर और काफी ऐठा होता है। तो उसको हम क्या करेंगे? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे और डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। डीएनए को क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे इसके। और इन छोटे छोटे टुकड़ों को इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में डाल के अलग करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस
इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में डालकर इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे बच्चों, ठीक है, अलग किया जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया ये, अलग करना, ठीक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो जो अलग हुआ डीएनए खंड है उसको हम नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलॉन सीट पर उसको मतलब उतार लेंगे। और फिर उसके बाद पांचवें पॉइंट पर वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट का प्रोब के रूप यानी प्रोब उसमें यूज करेंगे और उसको क्या कर लेंगे, प्रोब के रूप में उसको अलग कर लेंगे, संकरित कर लेंगे, ठीक है। और छठा पॉइंट, हम किसका संकरित जो संकरित डीएनए हमारा है, जो अलग डीएनए खंड है, उस डीएनए खंड को पहचान किसके द्वारा पहचानेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा संकरित डीएनए खंड को पहचानेंगे। किसके द्वारा, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा, ठीक है, रेडियोग्राफी द्वारा हम इसको पहचानेंगे, ठीक। ये 6 विधि है जिसके द्वारा हम किसी का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों। सबसे पहले घटनास्थल से मिला हुआ, जैसे कोई सेल मिल गई, अभी सब समझ में आ जाएगा, कोई सेल मिली, इस सेल में क्या है उपस्थित, अंदर डीएनए है, तो सबसे पहले इसके अंदर से हम क्या निकाल लेंगे, जो डीएनए है उसको निकाल लेंगे। अभी जो डीएनए है इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। किस एंजाइम से, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोल सकते हैं। उसके द्वारा इस डीएनए खंड को छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या कर देंगे, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, ठीक, कट गया। अब ये एक साथ है, ठीक है, ये एक साथ है, तो इसको हम अलग करेंगे। किसके द्वारा अलग करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल द्वारा अलग करेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन होती है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों, ये पूरा एक हेडिंग होगा वहां पर, ठीक है, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड क्या होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, इसमें छोटे छोटे कुएं होते हैं और इसमें हम ये जो काटे हुए डीएनए खंड है इसको इसमें हम डाल देंगे, ठीक है, इसमें डाल देंगे। जब इसमें डालेंगे तो जो हल्का डीएनए खंड होगा और जो भारी डीएनए खंड होगा वो क्या होंगे, वो दूर दूर होने लगेंगे। इस तरीके से प्रोब हमारे मतलब इस तरीके से बन जाएंगे, इस तरीके से, ऐसे। ये मशीन है इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल की, तो इस तरीके से जो डीएनए खंड है वो अलग हो जाएंगे अपने अपने वेट के अनुसार। और फिर उसके बाद वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट यानी प्रोब का यूज करेंगे। यानी प्रोब मतलब जैसे ए से कौन जुड़ेगा, टी जुड़ेगा, जी जुड़ेगा, तो उसको हम आराम से पहचान लेंगे, ठीक है, वो प्रोब का यूज करेंगे। तो जैसे ही प्रोब का यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले बच्चों सॉरी फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। डीएनए को अलग करना, यानी सेल है, सेल से डीएनए अलग हो जाएगा। उसके बाद एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाएगा। जैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल मतलब एक मशीन होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें हम डाल के उसको क्या करेंगे, जो डीएनए का जो हम छोटे छोटे हमें जो खंड मिले हैं उसको हम अलग करेंगे कि छोटे खंड कहां पर है, बड़े खंड कहां पर है। जब ये मिल जाएगा तो इसके ऊपर एक नाइलॉन सीथ या नाइट्रोसेलुलोज की सीथ इस पर क्या करेंगे, ऐसे उड़ाएंगे। तो उड़ाने के बाद मतलब इस पर जो ये प्रोब मतलब ये छोटे छोटे टुकड़े बने हैं, इसका छाप पड़ जाएगा नाइलॉन सीथ पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। हमने क्या बोला, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है इस पर जो ये डीएनए के खंड अलग अलग हुए हैं, ये डीएनए के खंड को हम नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की सीथ डालकर इस पर मतलब पेज पर उतार लेंगे। जैसे ही इस पर उतरेगा तो उसके लिए अब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट यानी सैटेलाइट डीएनए का खंड जो है वो कहां कहां पर स्थित है, यानी कितनी बार रिपीट किया गया है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वीएनटीआर प्रोब वृद्धि का, यानी प्रोब का यूज करके हम वीएनटीआर नंबर को पहचान लेंगे, ठीक है, बाकी डीएनए खंड को वहां से अलग कर लेंगे। यानी वीएनटीआर यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट को पहचानने के लिए किसका यूज करेंगे, प्रोब का यूज करेंगे, ठीक है। यानी ये जो हमें सीथ मिली है नाइलॉन सीथ, यहां पर जो हमें मान लेते हैं ऐसे ऐसे हमें छाप मिल गया हो, ऐसे ऐसे जब यहां पर हमें ये छाप मिल गया है तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे, प्रोब का। अब जो प्रोब का यूज करेंगे बच्चों, हो सकता है जैसे यहां पर प्रोब मतलब क्या होता है, जैसे ये डीएनए खंड है, ये छोटा सा डीएनए खंड है जिस पर कोडॉन कौन है, ए टी जी है, ठीक है। और हम प्रोब जो यूज करेंगे, जो हम प्रोब डालेंगे इसमें, वो क्या हो सकता है, ए से कौन जुड़ेगा जाके, टी जुड़ेगा, और टी से कौन जुड़ेगा, जी जुड़ेगा, सॉरी ए जुड़ेगा, ए से कौन जुड़ेगा, जी से कौन जुड़ेगा, सी। तो इससे जाके जहां जहां पर वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट है वहां पर जाकर प्रोब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इस तरीके से जुड़ जाएंगे। और बाकी जहां पर नहीं जुड़े हैं उस चीज को हम क्या कर लेंगे, यहां से अलग कर लेंगे। अभी हमें प्रोब मिल गया, ठीक है, ये हमें क्या हो गया, प्रोब मिल गया। अब जो भी हमें अलग मिलेगा, जैसे यहां से हमने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रोब अलग हो गया है, अब इसको हम ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर हमने रेडियो प्रोब, जो प्रोब में हमने न्यूक्लियोटाइड यूज किया था वो न्यूक्लियोटाइड कैसे थे, रेडियो एक्टिव थे, ठीक है। तो वो प्रोब हमें जो यहां पर हमें मिलेगा, उस प्रोब को हम पहचानेंगे और फिर किसी जिस पर शक होगा उससे हम मैच कराएंगे। बच्चों अभी तक हम क्या बोल रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं सर क्या कितना पढ़ा रहे हैं, है ना, कितना इसमें जटिलता आ रही है। कुछ नहीं है बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और पूरा जितना आज हमने पढ़ा है सब कुछ समझाएंगे।
तो फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं, क्या डीएनए उंगली छापी, पुनरावृत्त डीएनए, सैटेलाइट डीएनए आपको पता है ना, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हम बात करेंगे डीएनए उंगली छापी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए हमें डीएनए चाहिए। फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हमें वो डीएनए कहां से मिल सकते हैं, जहां पे अपराध हुआ है वहां पर अगर हमें बाल मिल जाए, स्पर्म मिल जाए, लार मिल जाए, ब्लड मिल जाए और बोन मिल जाए, ठीक है, और भी सेल अगर हमें मिल जा रही है तो हमें सेल से ही डीएनए मिलेंगे। अगर हमें घटनास्थल से सेल मिल जा रहे हैं तो हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने में आसानी होगी। इसकी खोज करने वाले कौन से साइंटिस्ट हैं? एलेक्स जेफ्रे। एलेक्स जेफ्रे ने सैटेलाइट डीएनए का यूज करके, मतलब सैटेलाइट डीएनए को प्रोब के रूप में यूज किया, और ये सैटेलाइट डीएनए आप में और हम में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, जिससे हम एक दूसरे को अलग कर सकते हैं। और ये सैटेलाइट डीएनए एक व्यक्ति में कई टाइप के होते हैं, इसलिए हम VNTR शब्द यूज करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, जिसका आकार हम में और आप में अलग अलग होता है। 0.1 से 20 किलो बेस तक हो सकता है VNTR का जो आकार होता है। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? चलिए कोई बात नहीं, इतना क्लियर है ना, अब आसान है, ठीक है। अब इसकी क्रियाविधि क्या है, यानी ये जो मेथड है VNTR मेथड जो है, इसका यूज किया गया था किसमें? सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि VNTR का यूज कहां पर किया गया था, तो ये एक चीज याद रखिएगा, सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन में किया गया था। तो इसकी क्रियाविधि यानी डीएनए उंगली छापी की जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रियाविधि क्या है, मतलब क्या करेंगे? सबसे पहले सेल लेंगे, जहां घटनास्थल से जो हमें सेल मिली है उस सेल को लेंगे, उसमें से सबसे पहले क्या करेंगे? डीएनए निकालेंगे। अब डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। किसकी सहायता से काटेंगे? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काट देंगे। जैसे ही डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे, अब जो डीएनए का जो हमें मतलब जो कटे हुआ टुकड़ा मिला है, अब भाई अलग करना है, कौन सा टुकड़ा छोटा है, कौन सा टुकड़ा बड़ा है, कौन सा टुकड़ा सैटेलाइट है ना, सबको अलग करना है। तो अलग करने के लिए एक मेथड अपनाते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड होता है, उसमें लिक्विड होता है और हम इलेक्ट्रिक का यूज करके डीएनए के छोटे टुकड़े और बड़े टुकड़े को क्या करते हैं? अलग करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे बच्चों, इसलिए बस इतना ही जानिए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम डीएनए खंड को क्या करते हैं, जो कटे हुए डीएनए खंड को अलग करते हैं कि छोटा डीएनए खंड और बड़ा डीएनए खंड अलग हो जाए, ठीक है। और जब अलग हो जाता है तो हम एक पेपर यूज करते हैं। वो पेपर किसका बना होता है? नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन का बना होता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसका? जैसे हम डीएनए खंड को अलग कर लिया तो हम इस पेपर का यूज करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन शीट का यूज करेंगे। अब इसके ऊपर ऐसे क्या करेंगे? बिछा देंगे। जैसे बिछाएंगे तो जो डीएनए खंड है यहां पर वो इस पर आ जाएंगे, ठीक है, इस पर आ जाएंगे। जैसे ही पेपर पे आ जाएंगे, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन शीट पर अगर आ जाएंगे तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रोब का यूज करेंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज करेंगे। यानी जो हमारा सैटेलाइट डीएनए है वहां पर हमारा जो बाहर से जो हम अनुक्रम भेज रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड भेज रहे हैं, जिसको हम प्रोब बोल सकते हैं, वो जाकर वहां पर जुड़ेगा। तो जहां जहां पर सैटेलाइट डीएनए खंड होंगे वहां पर वो जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बच्चों समझ गए इतनी बात? और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोब बोलते हैं। देखिए प्रोब है, ठीक है। तो ये VNTR यानी प्रोब द्वारा उसको क्या करेंगे? अलग कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये अलग हो जाएगा उसके बाद हम संकृत यानी जो डीएनए खंड यहां पर हमारा अलग हुआ है उस संकृत डीएनए को ऑटो रेडियोग्राफी यानी या फिर एक्सरे से हम क्या करेंगे? जैसे पेज है, इस साइड से लाइट गुजारेंगे और देखेंगे वो छाप कैसे पड़ी है। जैसे अगर कोई पेज देख लीजिए, पेज को आप लाइट के सामने रखेंगे तो कुछ उस पर जो भी कुछ आपने लिखा है वो इधर से देखने पर, इधर से लाइट आ रही है, इधर से देखने पर क्या हो सकता है? वो दिखाई देता है बच्चों, ठीक है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? तो वही चीज है। तो संकृत डीएनए खंड को ऑटो रेडियोग्राफी यानी कि हम एक्सरे का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उसको पहचानेंगे कि वो प्रोब का हिस्सा कहां कहां पर उपस्थित है। आई थिंक बच्चों ये क्रियाविधि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट है बच्चों, और हम तो ये कहेंगे कि वीडियो एक बार और देख लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए आप लोग, ठीक। अब इसका यूज कहां पर होता है ना, इसका प्रयोग कहां पर? अगली हेडिंग बना लेंगे हम लोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग। तो सबसे पहले अपराध स्थल पर अगर कोई वारदात हुई है तो वहां पर कर सकते हैं, बलात्कार के केस में कर सकते हैं, या फिर पैतृक झगड़ों के बीच में कर सकते हैं। यानी कि कुछ कभी कभी होता है कि हॉस्पिटल में बच्चे चेंज हो जाते हैं, तो कोई माँ कहती कि मेरा बच्चा है, कोई दूसरी माँ कहती नहीं ये मेरा बच्चा है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? डीएनए को अलग करके पिता के डीएनए से मैच करा के या माता के डीएनए से मैच करा के उसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, जिससे पता चल जाए कि नहीं बच्चा रियल में है किसका, ठीक है। तो अपराध स्थल पर जो घटनाएं होती हैं इन सभी बातों के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए ना? समझ गए? हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो कब मैच हो जाती है। तो मैच कब होती है बच्चों? जो समान इमेज के जो जुड़वा होते हैं, ठीक है, समान इमेज के जो जुड़वा होते हैं उनमें मतलब जो एक जैसे होते हैं, ऐसे जुड़वा जो हूबहू एक जैसे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं समान इमेज, ठीक है। एक ही जाइगोट से जो दो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसको समान इमेज बोला जाता है। और जब ऐसे बच्चों का डीएनए मैच करा जाएगा तो बिल्कुल सेम होगा बच्चों, ठीक है।
तो यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन, इसका अपवाद है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अपवाद कर सकते हैं कि समान इमेज में काम नहीं आता, क्योंकि दोनों का जो डीएनए है वो सिमिलर है, उसमें जो सैटेलाइट डीएनए है वो भी सिमिलर है बच्चों, ठीक है, केवल और केवल किसमें, जो समान इमेज के जुड़वा है, बाकी हम में और आप में सैटेलाइट डीएनए क्या है, अलग अलग है। तो ये हेडिंग पूरी तरीके से खत्म हुई बच्चों। और एक थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं जो आपके बुक में भी है, तो बुक का तो आप लोग समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे सर, समझा दीजिए। हाँ, उसी का मिलता जुलता हम समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए और आप पकड़ लेंगे कि कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। एक सबसे पहले सपोज करिए कि हमें नायलॉन शीथ, मतलब अपराध स्थल पर एक व्यक्ति जिसका हमें नहीं पता है कि वो अपराध किया है या नहीं किया है, सॉरी, अपराध स्थल पर हमें एक सेल मिली और उस सेल पर हमने क्या किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया, तो उस पर हमें कुछ प्रूफ मिले हैं। वो प्रूफ कौन कौन से हैं, ये हो सकता है, इस तरीके से हमको क्या मिलता है, प्रूफ मिल रहे हैं। ये कहां से मिला है, ये अपराध स्थल पर मिला है, अपराध स्थल पर, ठीक है, अपराध स्थल पर जो सेल मिली थी उसके डीएनए का ये प्रूफ है। अब हमें 2-3 लोगों पर शक है, ठीक है, हमने क्या किया, 3 लोगों पर हमें शक है, उनके डीएनए को, मतलब उनके शरीर से हमने सेल निकाला और सेल निकालने के बाद उनके डीएनए का इस तरीके से प्रूफ तैयार कर लिया, जिसमें ये हो गया, ठीक बच्चों, मान लेते हैं ये कोई ए है, ये बी है और ये सी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। कैसे करते हैं, जैसे कहीं पर अपराध हो गया, ठीक है, कहीं पर अपराध हुआ है और वहां पर हमको हेयर मिला है या स्पर्म मिला है, कुछ मिला है, ठीक है, और वहां से हमने उस सेल के अंदर से डीएनए अलग किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सारा मेथड अपनाया और मेथड अपनाने के बाद हमने इस तरीके से नायलॉन शीट पर, ठीक है, ये प्रूफ हमने तैयार कर लिया, जो हमें जो ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा दिखाई दिया, हमें ये ऐसा प्रूफ दिखाई दिया, अपराध स्थल पर मिलने वाली कोशिका के अंदर के डीएनए का प्रूफ ही है। अब हमें 3 लोगों पर शक है, ठीक है, यानी जो साइंटिस्ट, सॉरी, जो सीबीआई है, पुलिस, उनको 3 लोगों पर शक है, ए बी सी, ठीक है, इन 3 लोगों पर शक है कि नहीं, ये तीनों में से कोई अपराध कर सकता है। अब उनके शरीर से हमने सेल निकाला और जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो मेथड अपनाया गया, उनके डीएनए के साथ भी प्रूफ तैयार किया गया। और आप बताइए बच्चों, आप बताइए इस बार कि कौन है अपराधी। जो अपराध स्थल पर मिलने वाली कोशिका के अंदर के डीएनए का खंड ये है और ये जो है हमने 3 लोगों पर शक था, उसके डीएनए खंड का प्रूफ है ये। तो आप बताइए बच्चों कि इनमें से अपराधी कौन है, बताइए। आई थिंक आप सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में कि सर अपराधी इसमें बी वाला है। देखिए बच्चों, अपराध स्थल पर मिलने वाली कोशिका के डीएनए का प्रूफ देख लीजिए, ये है, और बी वाले का प्रूफ बिल्कुल मैच कर रहा है, ए और सी का मैच नहीं कर रहा है, इसलिए अपराध स्थल पर इसका मतलब बी गया था और अपराध किया होगा और इसका मतलब अपराधी बी वाला ही है। समझ गए? तो ऐसे ही इस मेथड का यूज किया जाता है बच्चों किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए, और ये हमेशा, ये जो गवाह होता है कह सकते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलता, यानी डीएनए साइलेंट विटनेस है, यानी कभी ये जो गवाह है कभी झूठ नहीं बोलेगा। बी वाला तो कहेगा नहीं किए, जैसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मिलेगी, उसका प्रूफ मिलेगा, अपराध स्थल पर जो प्रूफ है उसका मैच कर जाएगा, और जैसे ही मैच करेगा तो भाई आप गए क्यों थे, वहां पर क्या करने गए थे, इसका मतलब अपराधी आप ही हैं, ठीक है। तो आप ही का मतलब आप नहीं है, ठीक। तो बच्चों ये पूरी क्लास मतलब खत्म हुई, पूरा चैप्टर खत्म हुआ। तो बच्चों बहुत बहुत अच्छा लगा, आप लोग मेरे साथ बने रहें लगातार, और कमेंट करके जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर दीजिए, जिसमें बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, जिसका नाम हम लेना चाहेंगे, जैसे सेजल, सरोज, प्रिया, सरोज, अलका राय, आराधना यादव, आरजू त्रिपाठी, और उसके बाद आदर्श मिश्रा, निखिल, और सृष्टि यादव, ज्योति राय, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगर नाम भूल गए हो तो क्षमा करिएगा बच्चों, और हम यही चाहेंगे कि आप क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। और कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, समझ में नहीं आया, कहाँ नहीं आया ये भी बताइएगा, अगर आ गया तब भी बताइएगा। और हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन आप हमें बताएंगे, आप हमको बताएंगे कि लघु बीजाणु मातृकोशिका, ठीक है, लघु बीजाणु मातृकोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वो कितने सेल कितने न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक, ये क्वेश्चन है। दूसरा, परागकण को भोजन कौन सी सेल देती है, फूड कौन सी देती है। अगला, स्पर्मेटोगोनियम
सेल को फूड कहां से मिलता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया। और एक और क्वेश्चन, इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों ये रहा आज का क्वेश्चन, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस चैप्टर का अभ्यास कभी हम करा देंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि आपकी जो क्लास है अभी 2-3 दिन पेंडिंग के बाद आपकी क्लास जो है 1 फरवरी के बाद कंटिन्यू हो जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू बच्चों।